हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। माई इजी तरीका में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल यानी कि 20 अगस्त को आपका टेस्ट लिया गया था, जिसे केवल 5 स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है। अब आप बताइए, अगर सभी का ऐसा ही रिस्पॉन्स रहा तो क्लासेस कैसे कंटिन्यू हो पाएंगी। क्लासेस को स्टॉप करना पड़ेगा। तो आप सभी क्लासेस को अच्छे से सीरियसली लीजिए, क्लासेस को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तभी आपके बोर्ड में भी अच्छे मार्क आ पाएंगे। और आपका क्लास 10 ही आगे के लिए आपके बेसिक्स बनाता है। अगर आपका क्लास 10 स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो आपको आगे भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए प्रॉपर क्लास अटेंड कीजिए, जो भी क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है उसे सॉल्व करिए। क्विज़ है तो क्विज़ को अटेम्प्ट करिए, जिससे आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहे और आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, तो कल जो टेस्ट लिया गया था उसमें वंशिका ने फर्स्ट रैंक स्कोर की है। ठीक है, वंशिका ने, सो कंग्रेचुलेसन वंशिका, तुमने फर्स्ट रैंक क्या की है, सिक्योर की है। और सेकेंड नंबर पे है कार्तिक। ठीक है, तो जैसे कि देखा आपने, वंशिका ने फर्स्ट रैंक सिक्योर की है, तो आप सभी भी फर्स्ट रैंक ले सकते हैं। तो आप सभी भी अच्छे से मेहनत करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। तो हम कल के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई हो आप उन क्वेश्चंस को देखिए और फिर से खुद से प्रैक्टिस करिए कि क्या मैंने क्वेश्चन में कहाँ पे गड़बड़ी की और वो मैं किस स्टेप पर रुक रहा था जिस वजह से मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 441 अपॉन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये आपका नंबर दिया गया था और इस नंबर के बारे में आपको बताना था कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग पता करने के लिए जो पहली कंडीशन होती है वो क्या होती है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म का डिनोमिनेटर होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी मल्टीपल में होता है, कोई भी मल्टीपल में होता है प्राइम नंबर, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबसे पहले प्राइम नंबर होने चाहिए। तो हम 441 को सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर फैक्टराइज करके देखते हैं किससे सबसे पहले करेगा होगा। तो सबसे पहले ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। ठीक है, अब ये किससे होगा, फिर से 3 से होगा, तो 3 6 जा 3 4 जा 12। ठीक है, एंड 3 9 जा 27। ठीक है, ये हो गया। अब ये किससे होगा, 7 से होगा, 7 7 जा 41 एंड 7 1 जा 7। तो 441 को हम कैसे लिख सकते हैं फैक्टराइज के फॉर्म में, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब देखते हैं डिनोमिनेटर में ये 7 और ये 7 कट जाएगा एक दूसरे से, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर केवल और केवल 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म का बचा हुआ है, जहाँ पर m की वैल्यू क्या है, 2 है, और n की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस नंबर को क्या कह सकते हैं, दिस नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, दिस नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में। अब आप सबसे पहले ये बात भी देख लो कि क्या यहाँ पर कोई कॉमन है, ऊपर क्या न्यूमरेटर में कहीं पर भी 2 है, नहीं है, न्यूमरेटर में कहीं पर भी 5 है, नहीं है, सब डिनोमिनेटर में अलग नंबर है और न्यूमरेटर में अलग नंबर है। तो दोनों जो नंबर है एक दूसरे से वो क्या है, को प्राइम है, यानी कि इनका एचसीएफ क्या है, 1 है।
ठीक है, तो ये नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया था कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ए है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, एंड 3, ठीक है, ए एंड 3, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट इन यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, ठीक है, सच दैट ए इज इक्वल टू 3q प्लस वेयर आर मस्ट सेटिस्फाई। यहाँ पर आर की बात बोली गई थी कि आर को किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो होता है हमारा, ये क्या होता है, कोशेंट होता है, ये होता है हमारा डिवाइजर, और ये क्या होता है हमारा डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड, और ये हो गया हमारा डिवाइजर, 3 हो गया हमारा डिवाइजर, ठीक है, और q हमारा कोशेंट हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा कोशेंट। अब दूसरी बात क्या है कि r हमारा क्या है, रिमाइंडर। तो मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर जो होना चाहिए वो हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा और हमेशा सबसे पहली बात तो वो डिवीजर से छोटा होना चाहिए, ठीक है, और 0 के इक्वल हो सकता है या 0 के ग्रेटर देन हो सकता है, ठीक है, 0 के इक्वल हो सकता है या 0 के ग्रेटर देन हो सकता है। जब रिमाइंडर 0 होगा तो कोई भी डिवीजर डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा 0 से उसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी और या तो इक्वल हो सकती है या फिर 3 से छोटी, यानी कि 0 से 3 के बीच में रहेगी, ठीक है, 0 को इंक्लूड करके 3 के बीच में रहेगी r की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू, ठीक है। आगे बात समझ में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, आप लोग अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि पाई माइनस 22/7 इज, ये एक रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। आप पाई की वैल्यू ऐसे तो आप यूजुअली लिख देते हो कि 22/7, बट ये क्या होती है, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, ये होती है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, ये इसकी 100% जो वैल्यू होती है एग्जैक्टली, जो 3.14 और ऐसे ऐसे डेसिमल के बाद काफ़ी पॉइंट तक आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग है, एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसे 22/7 से भी अगर हम माइनस कर दें तो भी क्या बचेगा, एक इरैशनल नंबर बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर में आपका क्वेश्चन है कि द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 33 एंड 264। तो HCF क्या दिया गया है हमें, HCF दिया गया है हमें 33, LCM दिया गया है हमें 264, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, कोई भी दो नंबर होंगे जिनका HCF और LCM होगा, तो एक नंबर मान लिया हमने A मान लिया, दूसरा नंबर हमने मान लिया B, लेट फर्स्ट नंबर विल बी A, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू A एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू B। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोली जा रही, व्हेन द फर्स्ट नंबर इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2, यानी कि फर्स्ट नंबर कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2 है, तो अगर हम A को, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे अगर हम A को कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2 है तो 2Q क्या हम लिख सकते हैं, कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2, अगर 2Q प्लस R लिखें यानी कि R की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हम R को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 2Q, यानी कि यहाँ पर क्या है हमारा डिवाइजर 2 है, और क्या कहा जा रहा है कि कोशेंट हमारा 33 है, तो हमें कोशेंट की भी वैल्यू दे दी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 2 × 33, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 66, ठीक है। अब कहा जा रहा है द अदर नंबर इज, तो द अदर नंबर हमको बताना है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि HCF ऑफ किन्हीं भी दो नंबर का HCF
उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, उन दो नंबर्स के मल्टीपल के इक्वल होती है या नहीं होती है। फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा क्या दिया गया है, एचसीएफ हमें दिया है 33, एलसीएम क्या मिला है हमें 264। फर्स्ट नंबर हमारे पास 66 है, सेकंड नंबर हमें निकालना है। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 33 ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। आप 11 से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसे 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 132, ठीक है। सो द आंसर विल बी 132, बी विल बी इक्वल टू 132, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। What will be the least possible number of the planks? हमें लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द प्लैंक्स निकालने हैं। लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द प्लैंक्स, ठीक है। इफ 3 पीसेस ऑफ टिम्बर दिए गए हैं 42 मीटर, एक 42 मीटर का है, एक क्या है 49 मीटर का है, एक क्या है 63 मीटर का है, लॉन्ग, ठीक है। हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ। अगर इन्हें सेम लेंथ में अगर डिवाइड करना है तो वह लीस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा, ठीक है। तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसमें निकालना है इसका एचसीएफ, है ना। जैसे कि आप समझो एक ये 42 मीटर लेंथ की है प्लैंक टिम्बर, ठीक है। एक ये हमारा 49 मीटर का है टिम्बर और ये हमारा 63 मीटर का टिम्बर है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द प्लैंक हमें निकालना है इफ 3 पीसेस ऑफ टिम्बर, ठीक है। तो अगर हमें इसका कितना लीस्ट होगा जो हम इससे कट कर सके इक्वल में, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका एचसीएफ। आप देखो कि ये यानी कि जो लेंथ होनी चाहिए वो हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेंथ शुड बी सेम, है ना। तो ये हमें निकालना है। तो 42 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 42 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। उसके बाद 49 को करते हैं, ये हो जाएगा 7 7 जा 49, तो 49 और उसके बाद 63 का निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 से सबसे पहले 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। तो हम इसको 42 को लिखते हैं 2 × 3 × 7 एंड 49 विल बी रिटन एज 7 × 7 एंड 63 विल बी रिटन एज 3 × 3 × 7। अब आपको जैसे मैंने बताया कि ये 42 मीटर की है, ये कितने मीटर की है, ये 49 मीटर की है और ये क्या है 63 मीटर की। अब कहा गया है कि लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स बताने हैं, ठीक है। अब लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लीस्ट पॉसिबल मीटर लेंथ ऑफ द प्लैंक निकालना पड़ेगा जो इक्वली कट की जा सकती है। तो हम जैसे कि यहाँ पर ये इक्वल लेंथ की, ये इक्वल लेंथ की और ये इक्वल लेंथ की, इसमें से भी हमें इक्वल लेंथ की निकालनी पड़ेगी, ये ऐसे ऐसे, और इसमें से भी इक्वल लेंथ की निकालनी पड़ेगी, ठीक है 63 मीटर से। तो सबसे पहले अगर हमें इक्वल लेंथ की टिम्बर प्लैंक निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो कॉमन नंबर हमें ढूंढना पड़ेगा। तो कॉमन नंबर यहाँ पे क्या है 7 है, ये 7, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अगर लेंथ पूछी जाती लेंथ यानी कि लीस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द प्लैंक, अगर पूछा जाता लीस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द प्लैंक, लीस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द प्लैंक, ठीक। अगर लीस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द प्लैंक पूछा जाता तो हमारा आंसर क्या होता, आंसर वुड बी 7, ठीक है। लेकिन अब पूछा क्या गया है, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालने हैं। यानी कि अगर 42 मीटर लेंथ की अगर टिम्बर है
42 मीटर लेंथ की अगर टिम्बर है तो उसमें से अगर 7 मीटर के कट करेंगे, 7 मीटर के प्लैंक्स निकालेंगे, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े अगर हम निकालेंगे उससे, तो उससे टोटल कितने टुकड़े आएंगे, तो हमें यही निकालना पड़ेगा। तो अगर हम 42 मीटर से हम प्लैंक निकाल लें तो नंबर ऑफ प्लैंक्स फ्रॉम 42 मीटर टिम्बर, यही तो हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ प्लैंक्स फ्रॉम 42 मीटर टिम्बर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, 42 को डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ प्लैंक्स फ्रॉम 49 मीटर टिम्बर, इससे अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 49 डिवाइड बाई 7, तो कितना आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 63 मीटर से निकालेंगे, 63 मीटर से कितना आ जाएगा, 63 डिवाइड बाई 7, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आ गई बात आपको समझ में। अब क्या बताना है कि टोटल नंबर बताने, तो टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स, टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स ये बताना है हमें, तो हम टोटल को ऐड कर लेंगे, तो 6 + 7 + 9, तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर 22 होगा। तो आपको क्या करना है, एक 42 मीटर लेंथ की टिम्बर है, आप ये सोचो 42 मीटर लंबा एक वुड का टुकड़ा, एक वुड है, ठीक है, लकड़ी है लंबी सी 42 मीटर की, एक 49 मीटर की और एक 63 मीटर की है। आपसे कहा जाता है कि इसे इक्वल लेंथ के बनाना है, इक्वल लेंथ के लकड़ी के टुकड़ों में काटना है। तो आप 42 मीटर को अगर इक्वल लेंथ के टुकड़ों, 42 और 49 और 63, इसमें से आपको इक्वल लेंथ के काटना है, तो इक्वल लेंथ के आपको 7 मीटर के काटने पड़ेंगे। तो पहली वाली लकड़ी से आपको कितने टुकड़े मिल जाएंगे, टोटल 6 टुकड़े मिल जाएंगे। दूसरी वाली लकड़ी से कितने टुकड़े मिल जाएंगे, 7 मिल जाएंगे। तीसरी वाली लकड़ी से कितने मिल जाएंगे टुकड़े, टोटल 9 मिल जाएंगे। अब टोटल नंबर अगर पूछा जाए तो ऐड कर देना है, बस क्वेश्चन सिंपल सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स, यही पूछा गया है ना। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल है, जब भी ग्रेटेस्ट पॉसिबल की बात कर दी जाए तो वहाँ पे आपको HCF निकालना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम 6 नंबर देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्पीड क्या दी गई है, हमारी फर्स्ट स्पीड दी गई है, अच्छा यहाँ पे वो दिया गया ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर। हाँ, तो 52 किलोमीटर दिया गया है, और क्या दिया गया है, 91 किलोमीटर। यहाँ पे हमें HCF निकालना है, तो सबसे पहले हम 52 को फैक्टराइज करते हैं, 52 को फैक्टराइज करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद 91 को करते हैं, तो ये आ जाएगा 7 और ये 13 से होगा। ठीक है, तो ये 31। तो अगर हम 52 को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 13 एंड 91 विल बी रिटन एज 7 × 13। ठीक है, अगर हम HCF की बात करें, HCF ऑफ 52 एंड 91 क्या आ जाएगा हमारा, 13 आंसर आ जाएगा। तो 13 मिनट होंगे, 13 मिनट पर मिनट अगर वो चलेगा, 13 मिनट पर मिनट चलेगा, तो यही ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड होगी, जिससे क्या बोलते हैं, क्या करेगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट में, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स में ये क्या कर पाएगा, वॉक कर पाएगा। ठीक है, स्पीड होगी इसकी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a इज इक्वल टू 2n + 3, a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया गया है, 2n + 13 दिया गया है। b इज इक्वल टू क्या दिया गया है, n + 7 दिया गया है। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर देन HCF ऑफ a एंड b। अब आपको HCF निकालना है। क्या यहाँ पे आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो, नहीं कॉमन ले सकते हो। b में कुछ भी कॉमन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। तो जब कुछ कॉमन ही नहीं है a और b में, तो HCF क्या होगा हमारा, HCF हमारा 1 होगा। ठीक है, HCF विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर हुज लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 78 एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इज 13। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM,
तो एलसीएम हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, एलसीएम हमें दिया गया 78 और एचसीएफ हमें मिला हुआ है 13। ठीक है, अब आप इसमें क्या करना है, आपको इसमें ऑप्शंस के थ्रू जाना है। ठीक है, तो आपको मैं जो आंसर करेक्ट है उसी आंसर को बता दे रही हूँ मैं। यहाँ पे आंसर नंबर डी करेक्ट था, सॉरी सी करेक्ट था। तो सी में हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे, क्या क्या पेयर दिए गए थे। पेयर थे हमारे पास 18 एंड 73। ठीक है, अच्छा करेक्ट आंसर हमारा डी है, गड़बड़ हो गया, डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, हाँ, ये हो जाएगा हमारा 78 एंड 13 और 26 एंड 39। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या एलसीएम और एचसीएफ हमारा ये आ रहा है। तो अगर हम इस पेयर को देखें, सबसे पहले 78 और 13 के पेयर को देखें, तो 78 को कैसे लिख सकते हैं, हम फैक्टराइज करते हैं 78 को, तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है, अब ये 3 1 जा 3 एंड 3 13 टाइम्स। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 78 को लिखा जा सकता है 2 × 3 × 13 एंड 13 कैन बी रिटन एज 1 × 13 या 13 ही बस आप लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर आप इसमें एचसीएफ निकालोगे तो कॉमन नंबर यहाँ पर क्या है, 13 है, तो यहाँ पर 13, यहाँ पे 13, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। एलसीएम अगर हम निकालें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम कॉमन वाले नंबर लिख लेते हैं, तो 13 हो जाएगा, फिर जो हमारे अनकॉमन है तो 2 × 3, तो ये क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था वैसा ही हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, दूसरे पेयर को देख लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर दे पहले, दूसरा पेयर भी देख लेते हैं हम। तो दूसरा पेयर है हमारे पास 26 और 39 का। ठीक है, तो 26 को हम फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 2 13 और ये 13। ठीक है, ये आ जाएगा 26 कैन बी रिटन एज 2 × 13 एंड 39 कैन बी रिटन एज 3 1 जा 3 3 3 जा 9 एंड 13, तो 3 × 13। ठीक है, अगर हम इसकी एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, कॉमन यहाँ पे 13 है। एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या बचा 3 बचा, तो वही आ गया क्या 78 आ गया, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक है, तो आपके 8 क्वेश्चंस के आंसर हो गए, 2 क्वेश्चन बचे, उनको भी देख लेते हैं। सो 9th क्वेश्चन है आपका, थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, वैसे आप इसे ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते थे, लेकिन आप इसे करने का तरीका समझिए कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 2 नेचुरल नंबर हुज सम इज 85। 2 नेचुरल नंबर्स हैं, कहा गया है कि 2 नेचुरल नंबर हुज सम इज 85 and the least common multiple is, कितना दिया गया है 102। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर 2 नेचुरल नंबर, सबसे पहली बात जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। हुज सम, तो हम सबसे पहले नेचुरल नंबर मान लेते हैं, लेट या सपोज कर लेते हैं, सपोज 2 नेचुरल, लेट कर लो, सपोज कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 नेचुरल नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर्स आर ए कॉमा बी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, हुज सम इज 85, तो यानी कि क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 85 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 102। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का आप मतलब जानते हो, एलसीएम, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम की क्या है, एब्रीवेटेड फॉर्म है, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो एलसीएम हमारा कितना दिया गया है, एलसीएम हमारा दिया गया है 102। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि एलसीएम क्या होता है हमारा। एलसीएम जो होता है हमारा, जो उसमें एक कॉमन नंबर रहता है और जो बाकी बचे हुए नंबर होते हैं।
एलसीएम यही होता है ना, ठीक है। सबसे पहले आप इस नंबर को देखिएगा, ठीक है। सपोज हम मानते हैं कि ए और बी में एक कॉमन नंबर है एक्स, है ना, वैसे होगा कॉमन, तो एक्स अगर हमारा कॉमन नंबर होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई पी प्लस एक्स मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू 85। समझ में नहीं आया, फिर से समझाते हैं आपको, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस बात कि अगर जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, एक 13 था और क्या था, एक 26 अगर हम नंबर ले लें, ठीक है। इसका अगर हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो, 13 26 ले लो और 78 ले लो, ये ज़्यादा बेटर होगा नंबर, दो नंबर ले लो 26 एंड 78, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 13, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना आएगा हमारे पास, 13 कॉमन है तो 13 लिख लिया जाएगा, 2 कॉमन है तो 2 लिख लिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम की, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ये जो 26 था तो 26 को लिख दिया, मल्टीप्लाई बचा हुआ जो नंबर है 3, इसको अगर हमने लिख दिया। और अगर आप 78 को देखो तो 78 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, 26 मल्टीप्लाई 3, यानी कि जो हमारा एचसीएफ है मल्टीप्लाई 3, और इसी तरीके से 26 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, 26 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, यानी कि 26 और 78 में कोई ना कोई नंबर कॉमन है, तभी तो एचसीएफ आ रहा है, ठीक है। तो हम a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू, यानी कि जो x होगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, एचसीएफ कह दो या आप कॉमन नंबर कह दो, बात एक ही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो x हमारा एक नंबर, जैसे कि यहाँ पे हमारा 26, अगर हम 26 को x मान लो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 यहाँ पे 26 में आया था ना, ये 1 यहाँ पे इसका 3 लिख दिया, इसका 1 लिख दिया यहाँ पे, तो x एलसीएम को क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू, ये किसके इक्वल होगा, 102 के। अब हमें x ऐसा नंबर चाहिए जो इसमें भी कॉमन हो और इसमें भी कॉमन हो। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है, ठीक है। अब हमें कॉमन नंबर चाहिए, अब क्या करना पड़ेगा हमें, x मल्टीप्लाई पी प्लस एक्स मल्टीप्लाई क्यू, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, x मल्टीप्लाई पी प्लस एक्स मल्टीप्लाई क्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 85 का आपको लेना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो इसको करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 17 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 17 आ जाएगा। इसी तरीके से x मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू, 102 का आपको करना पड़ेगा, 102 का आप करोगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, फिर 3 से 17 एंड 17, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। अब आप इन दोनों नंबरों में देखो कॉमन क्या है, 17 आपको कॉमन दिख रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी, जो कि दोनों नंबर में कॉमन होगी, होगी या नहीं होगी, दोनों नंबर में कॉमन होगी। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, चाहे आपको 2 बार देखना पड़े, लेकिन आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ गया तब आप कैसे करोगे, इसलिए आप इसको तरीका देखो अच्छे से, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 17 आ गई, तो अब x की वैल्यू 17 आ गई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 17 p प्लस क्यू हो गया, लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अगर हम कंपेयर कर दें p प्लस क्यू और ये हमारा, इसको अगर हम कंपेयर कर दें, आप कंपेयर से समझ लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 17, और इसे हम लिख सकते हैं x p q, ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। तो यहाँ से अगर हम x की बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारी x की वैल्यू 17 हो जाएगी।
अब P और Q दो नंबर हमारे क्या बच गए, P और Q दो नंबर क्या बच, अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू यहाँ से 17 आ गई, तो P प्लस Q की वैल्यू 5 होगी या नहीं होगी, तो P प्लस Q की वैल्यू 5 होनी चाहिए और P इंटू Q की वैल्यू 6 भी होनी चाहिए। तो हमारे पास P और Q दो नंबर कौन से आ गए, 2 प्लस 3। तो अगर हम नंबर की बात करें तो पहला नंबर हमारा क्या था, XP था, है ना, पहला नंबर हमारा XP था, तो ये हो जाएगा हमारा XP, यानी कि हमारा नंबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 17। तो फर्स्ट नंबर विल बी 34 एंड सेकेंड नंबर विल बी 3 मल्टीप्लाई 17 यानी कि 51। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे कर सकते थे, सारे एग्जाम्पल को इंडिविजुअली फैक्टराइज करते और उसके बाद क्वेश्चन को क्या करते, देखते और उसमें HCF और LCM निकालते, जिसमें भी HCF और LCM ये आ जाता, यानी कि जिसका भी सम 85 होता और जिसका LCM ये होता 102, वही आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। सो लास्ट क्वेश्चन आपका था, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज, लीस्ट नंबर आपको निकालना है जो 1 to 10 से आपका क्या हो, डिवाइड हो। तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। आप ऑप्शन से चेक करोगे कि कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो रहा है सारे नंबर से, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। या एक तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि वो नंबर जो होना चाहिए वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, ऐसे वो नंबर मल्टीपल भी होना चाहिए उसका। ठीक है, आप डिवाइड करके देखोगे वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो क्लास 10th की मैथ की सीरीज़ में एक्सरसाइज 1.4 के सोल्यूशन बचे हुए थे, उसके सोल्यूशन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जिससे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सो एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्वेश्चन सिंपल है बहुत ही ज़्यादा, आपको शायद से आता भी होगा, आप देख लीजिए। ठीक है, आपको आता है तो आप पॉज करके सबसे पहले वीडियो देखिए, सॉरी पॉज करके सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं सॉल्व हो रहा तो फिर से वीडियो को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 13/3/125 क्वेश्चन। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, आप इसके कुछ पार्ट्स खुद से करेंगे, कुछ पार्ट्स मैं आपको बता दे रही हूँ रेफरेंस के तौर पे, जिससे आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो 3125 का हमें डिनोमिनेटर से ही मतलब होता है। 3125 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, तो ये किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा। 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 ये आ जाएगा 125 और ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये आ गया। तो ये क्या हम लिख सकते हैं इसे, 13/5 की पावर कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है। ठीक है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 13/5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, यानी कि ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म का हो गया या नहीं हो गया, हो गया ना। जहाँ पे हमने बताया था कि m और n क्या होना चाहिए, m और n होल नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, सिंस यहाँ पे लिखेंगे हम, सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म is of the form 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, so the number is या कह सकते हैं कि रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए रैशनल नंबर हो गया। सो द गिवन रैशनल नंबर इज, द गिवन rational number is terminating। ठीक है, टर्मिनेटिंग तो पता चल गया होगा ना आपको, इतने बार बता चुकी हूँ मैं, नहीं पता चला है तो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, उसमें आपको टर्मिनेटिंग के बारे में मैंने अच्छे से बताया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ और क्वेश्चन इसके। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में रैशनल नंबर दिया गया है 64/455। ठीक है, 64 को सबसे पहले हम वो करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले हमें जो हमारी फर्स्ट स्टेप है,
फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि पी और क्यू को यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें को प्राइम करना है। ठीक है, तो 64 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2⁶। आप फैक्टराइज करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, 455 को देख लेते हैं करके। ठीक है, तो 455 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 1 ज़ा 5, तो ये 7 से कटेगा, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 और ये आ जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ पर 5 के अलावा और भी प्राइम नंबर्स हैं जो मल्टीपल में आ रहे हैं। अब 5 के अलावा एक्स्ट्रा नंबर्स आ गए। अब एक्स्ट्रा नंबर्स आ गए तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सिंस यहाँ पर वही लिखेंगे, सिंस it is not of the form, it is या given rational number, it is not given rational number is not of the form, कुछ भी आप लिख सकते हैं। since its denominator, अब denominator लिखोगे ज़्यादा अच्छा होगा, its denominator is not of the form is not of the form 2 की पावर m 5 की पावर n, so it is नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट क्या होगा, रिपीटिंग होगा, क्योंकि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है 29/343, 29/343 दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, इसे 29 एक प्राइम नंबर है तो ऐसे लिख जाएगा। 343 को हम फैक्टराइज करते हैं तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, तो ये हो जाएगा 749, ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ये आ जाएगा 7 की पावर 3। और ये भी 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म का नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। ठीक है, 7th नंबर भी आप देख लीजिए। 6 नंबर तो आप देख के ही बता सकते हैं कि ये 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म का है, इसलिए ये क्या होगा, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा। 7th नंबर भी देख लीजिए आप। 7th नंबर है 129/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन 7th नंबर। 7th नंबर में आप देखोगे कि 129 अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9 एंड 43 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 43। कुछ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी कट नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये क्या है, 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म का नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग आप पूरा लिख के बताइएगा। ठीक है, कि इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m 5 की पावर n, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, लेकिन आप जब भी सॉल्व करेंगे तो पूरा लिखिएगा, जिससे आप प्रैक्टिस जैसी करेंगे ना वैसे आपका एग्ज़ाम में भी परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वो भी क्यों बचा रह जाए भाई। ठीक है, 6/15, 6 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, 15 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5, 3 से 3 ये कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया 2/5। अब नीचे यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो 1 से हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। ठीक है, अब ये 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म का हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपके फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, अच्छा 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अच्छा 2 क्वेश्चन अब बचे हुए हैं तो भाई अब 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, इतने होशियार हो आप। 77/210। ठीक है, ये दिया गया है क्वेश्चन में, तो 77 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 11 आएगा। फैक्टराइज करके देखिए कि यही आएगा। 210 को
फैक्टराइज करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड क्या हो जाएगा, अभी किससे कटेगा, 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 20, 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 5 7 जा 35 एंड 7 जा 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 7 से 7 तो कट जाएगा लेकिन यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा बच गया, इसलिए डिनोमिनेटर क्या है 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म का नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके सारे पार्ट अब आपके हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जिसमें जिसमें भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था उसमें आपको क्या करना है कि बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए आपको डेसिमल एक्सपेंशन उनका लिखना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में फिर से जाते हैं और वहीं से कर लेते हैं सॉल्व क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें ये पता है कि ये वाला नंबर क्या था हमारा, टर्मिनेटिंग था। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता दे रही हूँ, आप तो सारे क्वेश्चन खुद कर ही लोगे, है ना। ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर था, हमने पता है किया था, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आया था, 13/5 की पावर क्या आया था, ये 4 आया था। 4 नहीं आया था, 5 की पावर 5 आया था, ये आया था, है ना। अब क्या करना है हमें, इसे विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए 10 के 10 बनाना पड़ेगा। 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 का पेयर बनाना पड़ेगा। 2 और 5 का पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने 5 नीचे उतने 5 उतने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करना होगा, यहाँ पे कितने 5 है टोटल, 5 की पावर 5, 5 टाइम्स 5 है, तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ अब नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े तो ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 32 मल्टीप्लाई 13 और अपॉन में ये पेयर बन गया। अब आप जानते हो कि 10 की पावर 5 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, तो इसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 13 2 जा 26 एंड 13 3 जा 39, 39 प्लस 2 41। ठीक है, और ये क्या है 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, तो यानी कि अब हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 5 टाइम्स पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3, तो हमें 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे, तब आएगा 1 2 3 4 5, 5 जीरो, यानी कि 5 डिजिट के बाद हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.00416। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 17/8 को भी देख लेते हैं इसी तरीके से, 17/8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 17 अपॉन यहाँ पे ये लिखा है 2 की पावर 3, तो हमें कितने 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना, यानी कि हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बात आती है, हमें पेयर बनाना होता है, यानी कि जब 2 कम पड़ रहे हो, जितने 2 कम पड़ रहे हो उतने 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने 5 कम पड़ रहे हैं उतने 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करने होते हैं, वरना क्वेश्चन आपका बदल जाएगा ना, क्वेश्चन आप नहीं बदल सकते हो। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन आपका वही रहना चाहिए। तो अब इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो ये 17 मल्टीप्लाई 125 और नीचे कितने आ जाएंगे 10 की पावर 3, यानी 2 और 5 के 3 पेयर है ना, तो 3 आ जाएगी ये पावर में। ठीक है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2.125, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। तो सारे पार्ट इसके सेम है, इसी तरीके से आप करेंगे। मैं आपको लास्ट वाला जो पार्ट है वो बता दे रही हूँ, इसका लास्ट पार्ट ये वाला 77/210 वाला। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर देखा था, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो बनेगा नहीं, ये इसमें आप हाँ 8th वाला देख लीजिए आप, 8th वाला हम देख लेते हैं इसका। ठीक है, 8th वाले में आप देखेंगे 6/15, ये क्या बना था, टर्मिनेटिंग बना था, तो ये हमारा आया था 2/5 आया था या नहीं आया था। तो हमारे पास यहाँ पे कितने 2 कम है, 1 2 कम है, तो 2/5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 4/10। सो 0.4 विल बी योर आंसर। बाकी के सारे पार्ट सेम है, उसी तरीके से करिएगा, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे।
जितने भी क्वेश्चन मैंने नहीं बताए हैं उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में सबके आंसर बताइएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एंड दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, ठीक है। इनका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा ऐसा दिया गया है। इन ईच केस में डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, इन्हें बताना है हमें कि ये रैशनल है या नहीं है, ठीक है। और क्या कहा गया, इफ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, और ये अगर p बाई क्यू फॉर्म के हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, यानी कि आपको डिनोमिनेटर का क्या बताना है, प्राइम फैक्टर ऑफ q बताना है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो फर्स्ट नंबर को देखते हैं। सबसे पहली बात, रैशनल नंबर होने के लिए क्या चाहिए, रैशनल नंबर होने के लिए चाहिए कि वो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। वो या तो टर्मिनेटिंग हो, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग रह भी रहा है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, वो रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग अगर वो है भी तो वो होना चाहिए रिपीटिंग, ठीक है। आगे बात आपको समझ में। तो हम पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 43.123456789, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि 9 के बाद ये ऐसे ऐसे नहीं जा रहा है, यानी कि कंटिन्यूस नहीं चलता जा रहा, ये 9 के बाद स्टॉप हो गया है। यानी कि ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर जो है हमारा 9 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब टर्मिनेट हो गया है तो ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 43.123456789 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, इज टर्मिनेटिंग। अब अगर ये टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग नंबर के फैक्टर क्यू की आप क्या बात करें, देखिए अगर हम टर्मिनेटिंग नंबर के डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होता है, डिनोमिनेटर जो होता है हमारा वो होता है हमारा 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म का। तो जब ये टर्मिनेटिंग है तो इसका जो वो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टर ऑफ q विल बी 2 की पावर m 5 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर आप इसके पॉइंट हटाओगे भी तो क्या आ जाएगा, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 की पावर 9 आ जाएगा, और 10 की पावर 9 2 और 5 का पेयर होगा, तो 2 की पावर 10 और 5 की पावर 10 आ जाएगा, यही 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 आ जाएगा। तो उसमें 2 की पावर m और 5 की पावर n ही तो आपका प्राइम फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर यही हम लिखेंगे, सिंस इट हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन it is a rational number in the form of p by q and its factor are of the form 2 की पावर m and 5 की पावर n। सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 3 पार्ट है, सारे देख लेते हैं, ठीक है। 0.12012 यहाँ पे आप देखते हैं 12 012 0012 3 टाइम्स 012। अब आप देखिए क्या यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। 1 2 0 आया और यहाँ पे 1 2 00 आया, यहाँ पे 1 2 आया, यहाँ पे 3 टाइम्स 0 आया, यहाँ पे 1 2 आया, यहाँ पे 4 टाइम्स 0 आ गया, और ये पैटर्न चलता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया नंबर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, सिंस it has a non-terminating and non-repeating decimal expansion, so it is an irrational number। यहाँ पे हम क्वेश्चन में आंसर में यही लिखेंगे, since it has non-terminating and non-repeating decimal expansion, so it is an irrational number, ठीक है, irrational number होगा ये, irrational number, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
थर्ड क्वेश्चन है आपका 43.123456789। अब ये बार लगा हुआ है। बार का मतलब ये होता है कि जितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हो उतनी डिजिट रिपीट हो रही होती हैं। जैसे कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 43.123456789। अब फिर यहीं 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे ये चलता जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रिपीट होता रहेगा। ये 9 डिजिट का जो ब्लॉक है ये रिपीट होता रहेगा डेसिमल के बाद में। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बट ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, ये इनफाइनाइट तक चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अब ये चलता ही जा रहा है तो ये खत्म तो हो नहीं रहा है। तो ये क्या होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है, ये रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिपीटिंग नंबर। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखेंगे, सिंस इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q बट इट डज नॉट हैव फैक्टर ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n। ये आप लिख लेंगे। ठीक है, आगे बात आपको समझ में। अगर मैं यहाँ पर लिखती नहीं हूँ तो जो बोलती हूँ वो आप नोट कर लिया करते। आपके पास यूट्यूब में ऑप्शन होता है, वहाँ पे ये इस तरीके का सेटिंग का यहाँ पे ऑप्शन होता है, ऊपर जाके आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वहाँ पे आप स्पीड अपनी क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। स्पीड आप चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे 3 पॉइंट्स ऐसा बना रहता है ना, वहाँ से आप अपनी स्पीड रेगुलेट करके आप कम वॉइस में यानी कि कम स्पीड में भी सुन सकते हैं और ज़्यादा स्पीड में भी सुन सकते हैं। अब ज़्यादा स्पीड में आप सुन लेंगे कम स्पीड में आप सुनेंगे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं 0.25 की स्पीड में अगर सुनेंगे तो आपको एक एक वर्ड एग्जैक्टली अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप एक एक वर्ड आराम से नोट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप नोट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड के कार्ड को क्लिक करें एंड नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए लेफ़्ट साइड के कार्ड को क्लिक करें।